हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई के सर केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा मार्च 2023 में आयोजित की जाने वाली क्लास 12 की केमिस्ट्री की परीक्षा के ऑब्जेक्टिव पार्ट के कुछ क्वेश्चंस एवं उनके प्रॉपर रीजनिंग के साथ आंसर की चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम लोग जाने कि क्लास 12 की केमिस्ट्री की परीक्षा में दो पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव होगा, पार्ट 2 सब्जेक्टिव होगा। दोनों का पूर्णांक 35 मार्क्स होगा। दोनों के लिए अलॉटेड समय अवधि 1.5 घंटे की होगी। इस वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव पार्ट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एवं प्रॉपर रीजनिंग एवं एक्सप्लेनेशन के साथ उनके उत्तर की चर्चा करूंगा। तो लेट अस प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ऑप्शंस यहां दिए गए हैं। कोबाल्ट 2 प्लस, निकेल 2 प्लस, Cu 2 प्लस एवं Zn 2 प्लस। इनमें से कौन सा आयन डायमैग्नेटिक नेचर का है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्पेसीज जिसमें एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसकी प्रकृति पैरामैग्नेटिक होती है, जबकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो ऐसे स्पेसीज की प्रकृति डायमैग्नेटिक होती है। तो सबसे पहले हम लोग इन चारों मेटल आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करें। कोबाल्ट 2 प्लस 3d7, यदि इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। निकेल 2 प्लस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Cu2 प्लस में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वैसे स्पेसीज पैरामैग्नेटिक होते हैं। Zn2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है। इसका मतलब 3d सबसेल पूरी तरह से भरा हुआ है, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए Zn2 प्लस डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ Zn2 प्लस, जो कि डायमैग्नेटिक है। बाकी सभी तीनों मेटल आयन पैरामैग्नेटिक हैं क्योंकि उनमें 1, 2 या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 25। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो लेट अस सी। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वे सभी के सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हों ऐसा आवश्यक नहीं है। लेट अस सी इट अगेन। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जबकि सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। जैसे कि जिंक, कैडमियम एवं मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन वे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम लोग देखें अगला प्रश्न। इथाइल आयोडाइड की प्रतिक्रिया KCN के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ कराने पर एक कंपाउंड A का निर्माण होता है। यहाँ पर कंपाउंड A हो सकता है CH3CH2CN, CH3CH2NC, CH3CN या CH3NC। तो इस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म देखें। KCN एक आयनिक कंपाउंड है जो कि अल्कोहलिक सॉल्यूशन में टूट जाता है आयनों में K प्लस और Cn माइनस आयन। Cn माइनस आयन
एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इसमें दो डोनर एटम्स है, कार्बन पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन पर भी लोन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इन दोनों में से किसी एटम के द्वारा यह पॉजिटिव सेंटर पर अटैक कर सकता है। वैसा न्यूक्लियोफाइल जो अपने दो या दो से अधिक संभव डोनर एटम्स के द्वारा पॉजिटिव सेंटर पर अटैक कर सके, उसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। लेकिन Cn माइनस आयन प्रीफरेबली अपने नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम के थ्रू पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करता है, जैसा कि इस केस में है। दिस इज इथाइल आयोडाइड, द रिएक्टेंट डेल्टा प्लस partial positive charge on carbon atom and partial negative charge on iodine atom. Cyanide ion attacks on ethyl iodide through its negatively charged carbon atom, producing the product CH3CH2Cn. This compound is propane nitrile CH3CH2Cn. Therefore, the correct answer of this question will be CH3CH2Cn. When ethyl iodide is treated with alcoholic solution of KCN, propane nitrile is formed. और अब अगला प्रश्न, the hydration of propene in the presence of dilute H2SO4 gives. यदि प्रोपीन का हाइड्रेशन करते हैं, उसमें पानी जोड़ते हैं डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा? CH3CH2OH, प्रोपेन 1-ऑल, CH3CHOH CH3, दैट इज प्रोपेन 2-ऑल, और इथेनॉल और मिथेनॉल। तो हम लोग इसका मैकेनिज्म देखें। दिस इज प्रोपीन। सबसे पहले H2SO4 का H प्लस आयन प्रोपीन पर जुटता है। इस CH2 ग्रुप पर H प्लस जुटेगा और इस तरह से आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन का निर्माण हुआ। H प्लस इसी कार्बन पर जुटेगा CH2 पर, ताकि ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन का निर्माण हो सके। यदि इस पर जुटेगा H प्लस आयन CH पर, तो नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोनियम आयन बनेगा जो कम स्टेबल होगा। दिस इज सेकेंडरी कार्बोनियम आयन जो ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद H2O मॉलिक्यूल जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव सेंटर के प्रति इसको एफिनिटी है, इस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3CHOH CH3, दैट इज प्रोपेन 2-ऑल। When propene is subjected to hydration in the presence of dilute H2SO4, the main product is propane 2-ऑल. And thus the overall reaction is Markovnikov addition of H2O on carbon-carbon double bond, and this reaction is catalyzed by H plus ion. H plus ion शुरू में जुट रहा है, बाद में निकल रहा है, या कैटलिस्ट का काम किया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा B, CH3CHOH CH3, दैट इज प्रोपेन 2-ऑल। और अगला प्रश्न, बेंजल्डिहाइड को यदि कॉन्क NaOH सॉल्यूशन के साथ हीट करते हैं तो बनता है सोडियम बेंजोएट एवं बेंजाइल अल्कोहल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कोल्वेज रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन। द सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन of an aldehyde having no alpha hydrogen atom by heating with conc NaOH solution to produce sodium salt of carboxylic acid and alcohol is called Cannizzaro reaction. जब वैसा एल्डिहाइड
जिसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम नहीं हो, उसको गर्म करते हैं NaOH के कॉन्क सॉल्यूशन के साथ, तो उस एल्डिहाइड का स्वतः ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है और इसके फलस्वरूप एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जो सोडियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है और इस रिएक्शन को कैनिजारो रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दिस इज बेंजल्डिहाइड एंड इट इज इट्स अल्फा कार्बन एटम जिस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। यदि इसको कॉन्क NaOH के साथ हीट करेंगे तो इसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड हो जाएगा। इट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को कैनिजारो रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका सही आंसर डी हुआ। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर रुख करें। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन मिथाइल एमीन मॉलिक्यूल इज sp, sp2, sp3 और sp3d। मिथाइल एमीन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम पर कौन सा हाइब्रिडेशन है? दिस इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन मिथाइल एमीन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन है, एक में लोन पेयर होगा, बाकी 3 बॉन्ड पेयर होगा और इसके फलस्वरूप इसका शेप ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। स्पष्ट है कि मिथाइल एमीन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पर sp3 हाइब्रिडेशन है, इसलिए सही आंसर सी हुआ। Let us now proceed to question number 30. 1 degree acid amide can be converted into amine by which of the following reactions? Hoffman-Bromamide reaction, Claisen reaction, Perkin reaction और Sandmeyer reaction। 1 degree acid amide को एमीन में बदल सकते हैं किस रिएक्शन से? When 1 degree acid amide is heated with NaOH solution and bromine, 1 degree amine is formed। जब प्राइमरी एसिड एमाइड को गर्म करते हैं NaOH सॉल्यूशन एवं ब्रोमीन के साथ तो प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है। लेट अस सी द रिएक्शन। CH3CONH2 एसिटामाइड को गर्म करें NaOH एवं Br2 के साथ तो मिथाइल एमीन बनता है। सोडियम कार्बोनेट NaBr और H2O भी बनेगा। दिस इज प्राइमरी एसिड एमाइड। NaOH और Br2 के साथ गर्म करने पर प्राइमरी एमीन बन रहा है और इस रिएक्शन को कहते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। यहां पर एक चीज ध्यान देने लायक है कि प्राइमरी एमीन में कार्बन की संख्या प्राइमरी एमाइड से 1 कम है। ऐसे रिएक्शन को स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं। स्पष्टतः इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। एंड नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 31। द गैस इवॉल्व्ड व्हेन मिथाइल एमीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड इज। मिथाइल एमीन को नाइट्रस एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ईथेन? लेट अस सी द रिएक्शन when methyl amine is treated with nitrous acid, N2 gas is evolved with effervescence and methyl alcohol is formed. It is an important reaction to transform 1 degree amine into alcohol. मिथाइल एमीन को नाइट्रस एसिड से प्रतिक्रिया कराएंगे तो फदफदाहट के साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है और इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बी हुआ। अब देखें हम लोग अगला प्रश्न। व्हाट
आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, फ्रुक्टोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें चुनना होगा। हमें पता है सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, इसके हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज मिलता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलेगा सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से। इन दो मोनोसेकेराइड के कॉम्बिनेशन से सुक्रोज बना हुआ है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। कार्बोहाइड्रेट्स आदमी के शरीर में किस रूप में जमा होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज या एमाइलोज? इसका सही आंसर है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन इज ए लार्ज branched polysaccharide which is the main storage form of glucose in animals and humans। पशुओं एवं मानव में ग्लूकोज मेनली संग्रहित होता है ग्लाइकोजेन के रूप में, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है ग्लाइकोजेन। इसलिए ग्लाइकोजेन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। And now next question, a drug which is effective in curing malaria is। मलेरिया बीमारी को ठीक करने में निम्नलिखित में से किस दवा का यूज होता है, प्रयोग होता है? एस्पिरिन, क्विनीन, मॉर्फिन और एनाल्जिन। एस्पिरिन एक दर्द निवारक दवा है जिसको खाने से लत नहीं पड़ती है, उसे नॉन नार्कोटिक कहते हैं। एस्पिरिन एक नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। मॉर्फिन भी एनाल्जेसिक है, लेकिन इसको खाने से इसकी लत पड़ जाती है, इसको नार्कोटिक एनाल्जेसिक कहते हैं। एनाल्जिन भी एक एनाल्जेसिक है, दर्द निवारक दवा है जिससे लत नहीं पड़ती है, यह भी नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक हुआ। लेकिन क्विनीन एंटी मलेरियल ड्रग है, इसलिए इसका इस्तेमाल मलेरिया के ट्रीटमेंट में होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ क्विनीन। और अंत में हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 35, बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट एक पॉलीमर है, वह इनमें से किसका एग्जाम्पल है? हम लोग जानते हैं कि बेकेलाइट एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, लंबा लंबा चेन से बना हुआ है और ये चेन आपस में क्रॉस लिंक्ड है। दिस इज क्रॉस लिंकिंग। इसको गर्म करेंगे तो एक चेन दूसरे के ऊपर नहीं फिसल सकता है, इसलिए बेकेलाइट को गर्म करने पर नहीं पिघलता है। वैसा प्लास्टिक जिसे हीट करने पर नहीं पिघलता हो उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर डी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हुआ। थैंक यू for watching the video with patience and concentration. Please like and share it। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। हम लोग जल्द ही आगे मिलेंगे सब्जेक्टिव पार्ट्स के क्वेश्चन एवं उनके आंसर के साथ। थैंक यू अगेन।